तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला क्या है। तो tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। दो चीजें जब पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप इक्वल होगा, दो चीजें जब परपेंडिकुलर होगी तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। आगे बात समझ में। चलिए, अब इसी दो चीजें पैरेलल होंगी तो स्लोप इक्वल, दो चीजें परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। चलिए ठीक है, अब लिखिए कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो स्लोप मेथड क्या है इसका, स्लोप मेथड क्या है कि स्लोप से कैसे पता करेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स हमें प्रूफ करना है। तो काफी आसान चीजें है। तो देखिए कि अगर तीन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3, ठीक है जी। तो यहाँ पे एम ए बी इक्वल्स टू एम बी सी। अगर देखो, लाइन एक ऐसा चीज है ना कि उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। लेकिन सर्कल, लाइन को छोड़ करके सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इस तरह की जो चीजें हैं उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसका स्लोप हमेशा बदलते रहेगा। आई बात समझ में जी। लेकिन लाइन का स्लोप क्या है, इक्वल होगा। तो ए बी लाइन का जो स्लोप होगा वही बी सी लाइन का भी स्लोप होगा, ठीक है जी। जो ए बी का होगा वही बी सी का भी होगा। ठीक है जी। तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। तो अगर ये चीजें क्या है, कोलिनियर है, तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ये वाला रिजल्ट आप शो कर सकते हैं, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट points points 4, 8, B 5, 12, C 9, 28 are collinear। आर कोलिनियर, वो पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, ठीक है। तो चलिए जी, एम ए बी हम निकालते हैं, मतलब स्लोप ऑफ ए बी। तो मतलब बी में से ए को क्या करना है, अपने को माइनस करना है। तो 12 माइनस 8, 5 माइनस 4, तो कितना, 4 डिवाइडेड बाई 1, आंसर क्या आ गया 4। फिर एम बी सी, तो 28 माइनस 12 और 9 माइनस 5, 28 माइनस 12 कितना हो गया जी 6, 16, 9 माइनस 4 कट के कितना गया 4। तो देखिए जी, ये स्लोप क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। पॉइंट्स क्या है, ये कोलिनियर है। देखो अब इसमें क्या है, अब एक चीज समझो, समझने पे ध्यान दो जी, कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो कहीं ना कहीं को एक एंगल तो 90 डिग्री बनेगा ही। जैसे मान के चलो, इधर देखो बच्चों ध्यान से, कि अगर ये दो साइडें बना रही हैं तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट -1 होगा। अब मुझे नहीं पता कि ये वाली साइड और ये वाली साइड कौन सी है, ए बी बी सी है, बी सी सी ए है। तो हम लोग हम लोग क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। तो 2 माइनस 4, 1 माइनस 0, -2 आ गया। स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं, 3 माइनस 2,
3 माइनस 1 तो कितना आ गया 2। ठीक है जी, हाँ 1/2। हाँ, एम ए बी इंटू एम बी सी आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। -2 इंटू 1/2 कट के कितना आ गया -1। स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1। इसका मतलब कि ए बी और बी सी परपेंडिकुलर लाइन है। ए बी और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। और इन दोनों में कॉमन लेटर क्या है, बी, मतलब कि एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया ना। तो इसका मतलब है कि ए बी परपेंडिकुलर बी सी और एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ थ्री पॉइंट्स तो तुम लिखना बंद कर दो ना, स्लाइड शेयर कर देंगे, तुम लिखो ही मत। तुम सच्ची बता रहा हूँ, लिखो मत, आराम से देखो, एंजॉय करो। इफ 3 points a h comma 0 हाँ p a comma b and b 0 comma k lie on a line then show that a upon h plus b upon k equals to 1। a upon h एक्चुअली 10th क्लास का क्वेश्चन है आर डी शर्मा का, ठीक है। बट क्या है कि दिक्कत, जब ये डिलीटेड सिलेबस हो गया ना बहुत सा, एक बार तो आंसर इसका ऐसे हो जाएगा, since they lies on line thus hence point will be कोलिनियर। तो एम ए बी नहीं, एम ए पी इक्वल्स टू एम पी बी। एम ए पी का मतलब क्या हो गया, बी माइनस 0 डिवाइडेड बाई ए माइनस एच, के माइनस बी डिवाइडेड बाई 0 माइनस ए। तो b डिवाइडेड बाई a माइनस एच, के माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस ए, मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस एच के माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए बी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी इक्वल्स टू माइनस ए बी। माइनस ए बी इधर से कट गया, तो क्या हो गया, ए के माइनस प्लस एच बी इक्वल्स टू एच के। अब एच के से क्या कर दो, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो ए के डिवाइडेड बाई एच के प्लस एच बी डिवाइडेड बाई एच के इक्वल्स टू एच के डिवाइडेड बाई एच के, कट गया, के से के कट गया, एच से एच कट गया, ए बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल्स टू 1। केस स्टडी में लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ सकता है ये। मैं
पूरा अच्छे से इसको वो नहीं कर रहा एक्सप्लेन, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। पॉपुलेशन और ईयर का ग्राफ दिया हुआ है कि कैसे ईयर बाय ईयर पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा वो दिया हुआ है ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, फिर यहाँ पे एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट यहाँ पे है सी, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 1985, 92। बी का कोऑर्डिनेट दे रहा है आपका 1997, 95, हाँ ये 97। सी का कोऑर्डिनेट है 2010 और पी, ठीक है। यहाँ पे ये आपका 87, 92 ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ये 1985 ऐसे करके लास्ट यहाँ पे 2010 दिया हुआ है। इधर आपका ईयर है, इधर आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन करोड़ में दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड पॉपुलेशन इन ईयर 2010, 2010 में बताइए पॉपुलेशन क्या होगा। अब किसी भी ईयर में आपसे पूछा जा सकता है। चलो जी बताओ पॉपुलेशन 2010 में कितनी जनसंख्या होगी। आप क्या करोगे, स्लोप निकाल लोगे। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, तो कोलिनियर वाला केस यूज कर दो यहाँ पे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं आधा लड़का हो जाएगा अरे विकलांग एक होगा ना उसमें, विकलांग होगा। देखो जी, तो लिखेंगे since A, B, C are collinear, hence AMAB equals to AMBC। देखो यार चुप जाओ, AMAB equals to AMBC। हाँ बाय नहीं, तो देखो जी 97 माइनस 92 डिवाइडेड बाई 1995 माइनस 1985 एंड दैट इज इक्वल्स टू P माइनस 97 डिवाइडेड बाई 2010 माइनस 1995। तो 5/10 इक्वल्स टू P माइनस 97। अब ये कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 साल, तो 5 2 जा तो 2p माइनस 2 इंटू 97 इक्वल्स टू 15, तो 2p इक्वल्स टू 15 प्लस 2 इंटू 97, तो पॉपुलेशन हाँ 2p माइनस 2 इंटू 90 ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 97 टू जा कितना हो गया 194 प्लस 15 209, 209 पॉइंट डिवाइडेड बाई 2, तो पॉपुलेशन आपका आ जाएगा कितना 104.5 करोड़ है ना, 104.5 करोड़। नहीं जी 104.5 करोड़ का मतलब कितना हो गया 104 करोड़
50 लाख लिखो। अब यहां से हमारा ना ये बेसिक वाला पोर्शन खत्म होता है, चुप हो जाओ, बेसिक वाला पोर्शन खत्म होता है। अब लिखो, नहीं, डिफरेंट सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल, सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल, हाँ, सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल, ध्यान दे दो यार, ट्राइंगल के सेंटर, ट्राइंगल के कितने सेंटर होते हैं? 5, 5 सेंटर। देखो जी, पहला होता है सेंट्रॉइड, पहला क्या होता है? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? मान के चलिए कि, हाँ बिल्कुल सही बात है, सेंटर ऑफ मास में जो हम जी निकालते हैं ना, ये सेंट्रॉइड ही होता है। चलो जी देखो, तो सेंट्रॉइड क्या है भाई कि जब मीडियंस के इंटरसेक्शन, मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। इसको जी से हम डिनोट करेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, नहीं मीडियन मतलब कि सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से जाके मिल रहा है, नहीं उसको अल्टीट्यूड बोलेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रॉइड बोलेंगे। ठीक है, डिनोटेड बाई जी। अब यहाँ पे a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3, ठीक है ना? तो g जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अच्छा, अगर ये d ले लेता हूं तो एक और चीज कि ए जी इंटू जी डी जो होता है 2:1 होता है, ठीक है ना? ए जी इंटू जी डी इक्वल्स टू 2:1 होता है। दूसरा, अच्छा, इन सेंटर एक्स सेंटर लास्ट में बताऊंगा क्योंकि वो काम की चीज नहीं है हमारे लिए, फिलहाल बहुत रेयर चांस होगा। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो दूसरा बताता हूं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है कि एक हम ट्राइंगल ले ले, सॉरी सर्कल ले लेते हैं, ठीक है? एक सर्कल ले लेते हैं और इसके अंदर हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है जी। अब देखो, देखो ध्यान से भाई, अब इस वाले सर्कल का, सॉरी ट्राइंगल का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? सरकम सेंटर। ध्यान से सुनो जी, अब इस वाले ट्राइंगल का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर, ठीक है ना? तो दिखेंगे, हाँ, उससे कौन साइड करेगा? दोनों, सर्कल और ट्राइंगल दोनों का सेंटर। हाँ, तो लिखेंगे सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज सरकम सेंटर इन दिस केस। अब ये बताओ कि इसको फाइंड आउट कैसे करोगे? कैसे फाइंड आउट करोगे जी? छोड़ो सब बात, ये बताओ कैसे इस सेंटर को फाइंड आउट करेंगे? क्लास 10th के आर डी शर्मा का ये क्वेश्चन था। क्या करेंगे हम लोग? इसको मान लेंगे h, k, और अब ये वाला चीज और ये वाला चीज c ले लेता हूं, क्या हो जाएगा? रेडियस। तो भाई क्या हो जाएगा? OC इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OA। तो डिस, सॉरी, CA इक्वल,
अच्छा ओ ले लेते हैं, ओ ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, जहाँ पे ओ क्या है, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल है। आ रही समझ में? तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, ठीक है जी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फाइनली एच और के की वैल्यू आ जाएगी। इन दिस केस, इस केस में केस दो बातें हैं कि अगर इन सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल को हम पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी डिटेलिंग है इसमें, तो उसमें नहीं हम, हाँ, हम लोग उतना नहीं जान पढ़ते हैं उसको, बस जितना काम का है उतना पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं तीसरा नंबर, ऑर्थो सेंटर। एक ही बार लिख लेना ना, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर जो होता है वो ऑल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसका एक और वो चीजें हैं कि एक हम सर्कल ले लेते हैं, रुक जाओ, इस बार, पिछली बार क्या था, सर्कल के अंदर ट्राइंगल था, अब इस बार ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा। ये ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा और तीनों साइड को क्या करेगा, वो टच करेगा, ठीक है। तो इसका जो अब सेंटर होगा वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। एक ही बात है, देखो कैसे। अब यहां से जब ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो रेडियस होगा, और रेडियस टैंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एक तरह से क्या हो गया वो, ऐसे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। इसको निकालने का एक तरीका है, इसको हम लोग कुछ क्या ले ले भाई, पी ले लेते हैं इस बार, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका ये है, इसको ले लेते हैं डी ई एफ। बताओ कनो कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री है, सुनिधि बताओ तो क्या रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं इसमें। हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो A B C का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है। नहीं, कुछ और सोचो, अभी अभी जो पढ़ा हम लोगों ने फिलहाल में, वैसे सोच के बताओ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं वो तो ठीक है, हो गया। तुम बताओ, PD और BC के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। क्यों होगा,
क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। आगे बात समझ में, BC का स्लोप इजीली निकल जाएगा क्योंकि B और C का कोऑर्डिनेट हमारे पास रहेगा। D का P का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना होगा, P का कोऑर्डिनेट मुझे, तो मैं एज्यूम कर लूंगा वो, ठीक है ना जी, तो क्या कर लूंगा मैं, एज्यूम कर लूंगा, है ना, जो कुछ भी। तो यहाँ पे एम पी डी इंटू एम बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। सिमिलरली एम पी ई इंटू एम ए सी ओ बी क्या हो जाएगा, -1। एम पी एफ इंटू एम ए बी वो भी क्या हो जाएगा, -1। हाँ, पी रहा ना ये, टी कहाँ लिखा है मैं, देखो अगर नोट का नहीं, वो नहीं, अब नोट का पॉइंट लिखो, यही ये नोट का पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए कि आपका जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, तो जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, जहां पे ध्यान से सुनो भाई, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। तो ये चीज हो गया आपका ऑर्थो सेंटर, और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सरकम सेंटर होगा, वो क्या होगा, वो सरकम सेंटर। आप लोगों को क्लास 9th में एक क्वेश्चन कराया होगा, ध्यान से सुनो जी, बीच में नहीं, क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल में क्वेश्चन कराया होगा। क्वाड्रिलेटरल के लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, याद आया क्या, आता हूं मैं इसी पे आता हूं। CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, इसी को ऐसे भी पूछा गया होगा कि फाइंड द पॉइंट which is equidistant from all these 3 corners। तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जो इससे 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 तीनों से क्या होगा, वो इक्विडिस्टेंट पे होगा। दूसरी बात बच्चों देखो, अगर मैं यहां से एक सर्कल बनाता हूं ऐसे, आ रही बात समझ में, तो ये 90 डिग्री, तो डेफिनेटली ये डायमीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डायमीटर फॉर्म्स 90 डिग्री एट दी सर्कमफेरेंस, और डायमीटर का मिड पॉइंट उस सर्कल का सेंटर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और अब जब ये डायमीटर हो गया बच्चों, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या होंगे, रेडियस होंगे, तो तीनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। और सर्कम सेंटर की डेफिनेशन क्या थी, एक ऐसा ट्राइंगल जो सर्कल के अंदर हो, और उस समय सर्कल का जो सेंटर होगा वही उस ट्राइंगल का क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो कॉर्नर का जो पॉइंट है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वो ऑर्थो सेंटर होगा, और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। आई बात समझ में, नोट मारी, हाँ हो गया ना। 90 डिग्री जहां पे बना है, देखो ना ऑल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर यहीं पे तो आ रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर यहीं पे तो कर रहे हैं। सर्कम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, ऑर्थो सेंटर vertex where 90 डिग्री is formed, जहां पे 90 डिग्री बनेगा वहां पे ऑर्थो सेंटर होगा।
गया जी। तो ये था। इसके अलावा दो और सेंटर हैं, एक को बोलते हैं इन सेंटर, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है नोट करना। देखो इन सेंटर, तो इन सेंटर क्या होता है कि एक ट्राइंगल ले लोगे, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करो और इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करो, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा उसको क्या बोल देते हैं, इन सेंटर। एक होता है एक्स सेंटर, ठीक है। तो एक्स सेंटर क्या होता है कि इसको एक्सटर्नली ऐसे, इस वाले का ये और इसका ये एक एक्स सेंटर हुआ, ऐसे ही इसका है ना, तीन बनेंगे ना, तीन एक्स सेंटर बनेंगे, बहुत नहीं तीन बनेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं ये नहीं करूँगा कि इसकी कैलकुलेशन भी नहीं होती, बहुत मुश्किल है, तो यही तीन ध्यान रखें। और उसमें भी ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला याद है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा उस केस में आगे बात समझ में जी, ठीक है। अब लिखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। Different forms of a straight line. Different forms of a straight line. A straight line के different forms, ठीक है ना। अब देखो क्या है, सबसे पहली बार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहाँ पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, क्लास 9th में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। वहां पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका बताया गया होगा और उसके ग्राफ ड्रॉ किए थे। तो ग्राफ ड्रॉ करते थे तो स्ट्रेट लाइन ही आता था ना। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना, लेकिन उस समय क्या था, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, राइट। अब इसके हम इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या यूजेस है ना। जैसे स्ट्रेट लाइन की खासियत ये है कि उसके स्लोप इक्वल होते हैं। स्लोप हर जगह क्या होता है, मतलब कि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ मेजर कर रहे हो तो 30 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे मेजर करोगे तो 60 डिग्री बना देगा, ऐसा नहीं होता है, वो 30 डिग्री ही होता है। आ रही समझ में, 30 डिग्री। अब जैसे मान के चलो कि दो रेलवे ट्रैक्स हैं, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। तो डेफिनेटली इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका कि हाँ जी, दो रेलवे ट्रैक्स हैं, आपको चेक करने को आ सकता है कि चेक वेदर दीज टू ट्रैक्स क्रॉस ईच अदर और नॉट, है ना, क्रॉस कर सकते नहीं। एमसीईआरटी में क्वेश्चन है कि एक रास्ता ऐसे जा रहा है, एक रास्ता ऐसे जा रहा है, आप चेक करो कि ये ऐसे में तो फिगर बनाया हूँ, वो इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, उसमें बोला है कि चेक करो कि क्या आगे जाकर के दोनों रास्ते एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर पैरेलल है तो फिर कहीं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अब इन सारी एप्लीकेशंस को समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने सीख जाऊं। स्ट्रेट लाइन की, जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं ये बोलता हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक लाइन है जो 2,3 से पास हो रही है और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। एक और लाइन है जो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये जो है आपका मान के चलो 5,2 से पास हो रही है। सपोज करो ऐसे दे दिया और मैंने ये पूछ लिया कि आप ये बताओ कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, कभी करेंगी तो कहाँ पे करेंगी, और जब करेंगी तो उनके बीच में क्या एंगल बनेगा, कितने डिग्री पर ये इंटरसेक्ट करेगी। तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है ना कि इस लाइन की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो। तो लाइन की पूरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि इस लाइन का इक्वेशन लिखना। अब यहाँ पे पॉइंट दे रखा है और एंगल दे रखा है, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन लिखने की एक अलग कंडीशन होगी, इसके लिए भी अलग कंडीशन होगी। कल को कुछ और दे सकता है कि यहाँ पे एंगल ना दे करके बोल दे कि एक और पॉइंट है, ये -1,1 से पास हो रही है, -1,1 से पास रही, तो स्ट्रेट लाइन लिखने का तरीका बदल जाएगा। कहने का मतलब कि सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा
कि ये जो लाइन जा रही है उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब कि आप न्यूमेरिकली उसको कैसे लिखेंगे। मतलब कि बेसिकली हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये क्या था, लाइन का इक्वेशन था। तो ये फाइंड आउट करने का तरीका, तो इसी को बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो हम पढ़ेंगे। कुछ 5-6 इसमें फॉर्मेट्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला लिखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, नॉन इंटरसेप्ट, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो लिखिए लिखिए इन दिस फॉर्मेट, in this format we are given in this format we are given a straight line passing through given points. We are given a straight line passing through a given point, and given slope, ठीक है। तो मान लेते हैं let m is the slope of given line। हमने मान लिया कि m जो है उस लाइन का स्लोप है। also line passing through the point given point a x1 y1, a x1 y1। ज्यादा हंसी आ रही है तो बाहर जाके हंस लो, है ना, ठीक है जी। a x1 y1, let p x y is another point on line। हमने मान लिया कि p एक अनदर पॉइंट है जो उस लाइन पर ही है। तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे एक पॉइंट है p x y, एक पॉइंट है a x1 y1, और इस लाइन का स्लोप हमें दे रखा है, कितना है वो, m है, ठीक है जी। तो m इक्वल्स टू y माइनस y1 x माइनस x1 हो जाएगा क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पे y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू m, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, यही क्या हो गया, उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कोलिनियर से मैं बाहर निकलता हूं। अब इसमें लिखे विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाँ विदाउट यूजिंग, क्वेश्चन है Pythagoras theorem show that
points A 0,4, B 1,2, C 3,3 are the vertices of a right angle triangle. Are the vertices of right angle triangle. स्लोप निकालिए पहले ए बी बी सी सी ए का. मैंने क्या बताया था कि ए बी बी सी सी ए का स्लोप निकालिए पहले. तो हो गया. चलिए लिखिए तो क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखिए. Find the equation of a line. Find the equation of line passing through the point 2, 3, passing through the point 2, 3, making an angle 30 degree, with x-axis in positive direction. ठीक है जी. तो इसका मतलब क्या है कि आपको थीटा दे रखा है कितना 30 डिग्री. तो स्लोप क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री. वेरी गुड. तो कितना हो जाएगा 1/√3. पॉइंट आपको दे रखा है कितना 2,3. पॉइंट जो दे रखा है इसका मतलब वो x1, y1 की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है वो x1, y1. अब लाइन की इक्वेशन बना दो. y माइनस y1 एम x माइनस x1. तो y माइनस y1 बोले तो 3 हो गया और एम बोले तो 1/√3 x माइनस 2. तो √3y माइनस 3√3 इक्वल्स टू x माइनस 2 या √3y माइनस x, या फिर उसको उस साइड लेते जाओ x माइनस √3y प्लस 3√3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ये क्या हो गया लाइन की इक्वेशन हो गया. एक्स वाई के फॉर्म में ही हमेशा आंसर आएगा. इसके बाद ये फॉर्मूला लगा दिया ना, ये वाला, ये बॉक्स वाला. हाँ, y1 x1 की जगह वैल्यू रख दी हमने. हाँ बस छोड़ ही रहा. ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल.